लेकिन फिर आपने क्या किया, जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास आउट किया तो उसके बाद क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट क्या होगा, टिल्ट होगा, चेंज होगा। और चेंज होगा तो फिर आपको उधर कुछ हल्की सी लाइट दिखेगी, मतलब एक हल्का सा लाइट दिखेगा आपको। आप उस एंगल को मेजर कर लीजिए तो वह एंगल बता देगा आपको कि आपका इस सॉल्यूशन की ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, राइट। इस सॉल्यूशन की ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, आगे बात समझ में। दैट इज कॉल्ड एज अ ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल। क्या होगा ऑप्टिकल एक्टिविटी? ऑप्टिकल एक्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल टू रोटेट अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट ईदर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ईदर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कायरल कार्बन। अगर कायरल कार्बन ना होता तो ऑप्टिकल एक्टिविटी भी ना, बिकॉज द कायरल कार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यही रिस्पॉन्सिबल है। अब एक बात और याद रख लीजिए अभी आप कि सिर्फ कायरल कार्बन ही नहीं होता, कभी कभी कायरल एक्सिस भी होता है, कायरल प्लेन भी होता है, कायरल हेलिसिटी भी होती है। लेकिन हम फिलहाल आपके इस सिलेबस के हिसाब से आई एम नॉट गोइंग बियॉन्ड योर स्कोप ऑफ द सिलेबस, ठीक है। तो हम सिर्फ फोकस करेंगे कायरल कार्बन पे। तो इट इज अ कायरल कार्बन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, and it is a property of the molecule to rotate a plane polarized light either in the clockwise direction or anti-clockwise direction if such compound which rotate the plane polarized light, that particular compound is called as an optically active compound। और ऐसा कोई भी compound, ऐसा कोई भी substance जो plane polarized light को rotate नहीं करता, that is called as an optically inactive compound। क्या कराएगा वो? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कराएगा वो। इट इज कॉल्ड ऑप्टिकली, जैसे कि वाटर इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, लेकिन ग्लूकोज हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, दीज आर द ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। नाउ आप फोकस करते हैं यहाँ पर, ठीक है। if these two are the optical isomers but these two are the enantiomers। एक दूसरे के क्या है ये लोग? enantiomer भी है। क्या है एक दूसरे के? enantiomers। What are the enantiomers? Enantiomers are the optical isomers which are non-superimposable mirror images of each other। जुमला याद रखिए आपको, है ना। Enantiomers are the optical isomers which are non-superimposable mirror images of each other। mirror images of each other। आगे बात समझिए। enantiomers are the optical isomers which are the non-superimposable mirror images of each other, right? That is called the enantiomer। अब इसको समझिए आप कि what is mean by non-superimposable mirror images। अब ध्यान से देखिए कि अगर मैंने ये दो कार्बन, these two carbons are the enantiomer, ये दोनों क्या है एक दूसरे के? ये दोनों एक दूसरे के enantiomers है। Why? Because these are the non-superimposable। क्या है एक दूसरे के? वो लोग non-superimposable है। वो कैसे? अब अगर मैंने इस पूरे कार्बन को, इस पूरे एटम को उठा के यहाँ रखा तो क्या होने वाला? देखिए तो क्या होगा, ठीक है। होगा क्या? अगर मैंने इसको उठा के यहाँ रखा तो ये CH3 के ऊपर आएगा, राइट? आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। लेकिन ये C2H5 इस साइड है, ये C2H5 कहाँ है? इस साइड है। और ये दोनों Cl इधर है ना। और दोनों Cl और H कहाँ है? उस साइड है, राइट। तो वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। कैसे? मैं आपको समझा देता। देखिए ये आपका हैंड है ना, इट इज राइट हैंड, और ये क्या है? आपका लेफ्ट हैंड। तो ये समझ लीजिए कि ये मॉलिक्यूल ये है, और ये मॉलिक्यूल क्या है भाई? ये मॉलिक्यूल है। अब अगर मैं इसको ला के इसके ऊपर सुपर इम्पोज करूं तो सुपर इम्पोज हो रहा है क्या? ये नहीं हो रहा है, बिकॉज दीज आर द नॉन सुपर इम्पोजेबल। ये क्या है? एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल है। हाँ, अगर मैं इनको इस तरह से किया होता तो ये क्या हो जाते थे? अब ये सुपर इम्पोज हो गया। अब ये क्या हो गए? सुपर इम्पोज हो गए, एक दूसरे को क्या किया? ढांप दिया, राइट। लेकिन enantiomer क्या होते हैं? enantiomers are the optical isomers
which are non-superimposable mirror images of each other, or they are having a same properties, same physical properties like refractive indexes, solubility, etc. But the direction of the optical rotation will be different. Direction will be different. हालांकि ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू भी क्या होती है, सेम होती है. सपोज इट इज हैविंग अ प्लस 96, तो क्या होगा इसका माइनस 96 होगा. क्या होगा इसका माइनस 96 होगा. तो इवन दो दे आर हैविंग अ सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इवन दो दे आर हैविंग अ सेम ऑप्टिकल रोटेशन वैल्यू, बट मैग्नीट्यूड्स आर डिफरेंट फॉर ऑप्टिकल रोटेशन. ऑप्टिकल रोटेशन का क्या होगा, मैग्नीट्यूड अलग होगा. एक का प्लस होगा तो का क्या होगा, माइनस होगा. इसी से वर्ड आया हुआ है डी एन एल, है ना. क्या वर्ड आया इसके, इसी से वर्ड आया हुआ है डी एंड एल. तो दैट इज कॉल्ड अ डी. तो इफ द मॉलिक्यूल व्हिच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज अ डी, स्मॉल डी, राइट. एंड इफ द मॉलिक्यूल व्हिच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज अ एल. उसे क्या कहेंगे आप, एल कहेंगे. तो डी एंड एल क्या होगा, डी ऑफ एल होगा. आगे बात समझ में आता का. तो यहाँ पे क्या देखा आपने, इलेंशियोमर क्या होता, व्हाट इज मीन बाय ऑप्टिकल एक्टिविटी, व्हाट इज मीन बाय रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, व्हाट इज मीन बाय प्लेन पोलराइज्ड लाइट, व्हाट इज मीन बाय पोलराइज्ड लाइट, है ना. एंड हु आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज, chiral carbon, and it is denoted by the ST. आई बात समझ में ना. अब मैं फोकस करता हूँ एक एग्जाम्पल पे, है ना. लैक्टिक एसिड के एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर, तो फिर आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, है ना. वी विल टेक एग्जांपल ऑफ द लैक्टिक एसिड. अब आपकी बुक में एग्जांपल दिया है, उसमें एग्जांपल क्या उन्होंने आपको इंडेक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है. मैं आपको वो एग्जांपल भी देता हूँ. मुझे पहले इसका नाम बता दीजिए कि मैं लैक्टिक एसिड पे आता हूँ, राइट. फिर हम उसको ड्रॉ भी करेंगे. नाउ सी CH3 CH Br CH2 और ये हो गया C. क्या नाम है इसका, 1 2 नंबर यहीं से देंगे आप. यू हैव टू फॉलो द लोएस्ट कॉमन टूल. ये हो गया 1 2 3 और ये क्या हो गया 4. ये क्या हो गया 2 ब्रोमोब्यूटेन. जैसे आपने देखा था अभी 2 क्लोरोब्यूटेन. ये क्या है 2 ब्रोमोब्यूटेन, है ना. नंबर यहाँ से देंगे 1 2 3 4, दैट इज 2 ब्रोमोब्यूटेन. अब यही एक कार्बन है, कार्बन नंबर 2, दैट इज chiral कार्बन. कैसा कार्बन है वो, chiral. मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इस तरीके से, और इस तरीके से भी. मैं फिलहाल इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ, है ना. वेज फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता हूँ इसको मैं. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको. देखिए ये कार्बन था आपका, राइट. तो दैट इज कार्बन, और यहाँ पे H, यहाँ पे क्या है Br. तो मैं H और Br को इस कार्बन के प्लेन में ही लिखता हूँ. दे आर ऑन द सेम प्लेन where the carbon is situated. किसकी बात कर रहा हूं मैं, इस H की बात कर रहा हूं, और मैं इस Br की बात कर रहा हूं. एक ही प्लेन है ना वो. और एक है आपका above the plane and one is called as the below the plane, है ना. तो आप बनाने का तरीका भी सीख जाइए. देखिए आपको मैं बनाने भी सिखा देता हूँ, कैसे बनाएंगे आप इसको, ठीक है. आपको सिंपली अगर बनाना है तो आप थोड़ी सिंपल से बना सकते हैं इसको. आपको पता होना चाहिए कि कार्बन इज टेट्राहेड्रल, है ना. कार्बन कैसा है आपका, टेट्राहेड्रल है. तो अब देखिए ये इस तरह से होता है ना. तो 1 इज बिलो एंड 1 इज अबो. तो इसको आप बना लीजिए इस तरीके से, है ना. टेट्राहेड्रल कार्बन कैसा होता है भाई, बॉन्ड एंगल कितनी होती है 109 डिग्री 25 मिनट्स. तो सिंपल बना दीजिए यहाँ पे एक बॉन्ड, ये वाला प्लेन ऑफ द पेपर पे, ये भी प्लेन ऑफ द पेपर पे. यहाँ बनाइए एक अबो द प्लेन, और यहाँ बना दीजिए एक बिलो द प्लेन. ये बना दिया, ठीक है. अब अबो द प्लेन कौन है भाई आपका, जिसको चाहे रख दें आप. मैं फिलहाल यहाँ पे Br को रख देता हूँ, और यहाँ मैं H को रख देता हूँ, ठीक है. और यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या CH3, और यहाँ लिख देता हूँ मैं C2H5. अब अगर मैं यहाँ पे एक आईना लगा दूँ, एक मिरर लगा दूँ, तो इसका मिरर इमेजेस क्या बनेगा भाई, इसका मिरर इमेजेस क्या बनेगा, यहीं से स्टार्ट कीजिए. तो यह है कार्बन, राइट. अब सेम यहाँ पे क्या है CH3 जैसा था वैसा, लेकिन अब देखिए ये सामने इसके कौन आएगा, ये आएगा. तो यहाँ पे क्या आएगा C2H5 आएगा ना. क्या आएगा यहाँ पे C2H5. और इधर सामने जाएंगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास क्या, 1 इज वेज बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड अ वेज बॉन्ड, and 1 इज कॉल्ड एज अ डॉटेड बॉन्ड. अब यहाँ पे ये भी समझ जाइए कि वेज बॉन्ड मतलब क्या. वेज बॉन्ड इज द बॉन्ड विच इज अबव द प्लेन ऑफ द पेपर,
तो क्या होगा, इट इज अबोव द, है ना, अभी दिखा रहा हूं आपको, डोंट सॉरी। तो ये हो गया CH3, ये हो गया आपका C2H5, राइट, और ये हो गया आपका Br, और ये क्या हो गया आपका H। तो यहां लिख दीजिए आप Br, यहां लिख दीजिए आप H। नाउ अब अगर मैं इस मॉलिक्यूल को हाथ पे ले लूं ना बच्चों, तो क्या होगा, ये कार्बन जो है ना कहाँ है, यहाँ है, इज ऑन द प्लेन, और ये CH3 और ये C2H5 कहाँ है, इसी प्लेन के ऊपर ही। लेकिन ये Br है ना, दैट इज अबोव द प्लेन, दिस इज टुवर्ड्स मी, कहाँ है वो, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये मेरी तरफ आता हुआ है, ऐसे है ना। और ये क्या होगा, इट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, कहाँ होगा, ये नीचे होगा, मतलब ऑब्जर्वर से दूर जाता हुआ होगा। यही वे है इसको ड्रॉ करने का, राइट। अब देखिए क्या एक दूसरे का सुपर इम्पोज है क्या, बिल्कुल नहीं। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को इसको ऊपर उठा के लाके रख दूं, तो क्या एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, है ना, कि कार्बन है यहाँ पर, ठीक है। अब जल्दी जल्दी बनाता हूँ यहाँ पे, तो ये है CH3, राइट, और यहाँ पे क्या है, विच बॉन्ड में क्या है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे डॉटेड में क्या है भाई, डॉटेड में H है आपके पास, यहाँ क्या है आपके पास C2H5 है। अब अगर मैं यहाँ कार्बन को बना दूं, तो यहाँ पे क्या है भाई, CH3 है, राइट, और इधर बाजू क्या है भाई आपके पास, C2H5 है, और इधर बाजू क्या है आपके पास, वेज में Br है, और यहाँ पे डॉटेड में क्या है आपके पास H है। अब इसको खसका के लाइए यहाँ पे, इसको ऊपर फिर बढ़ा दीजिए, तो क्या Br को ढापेगा, नहीं। क्या H को कवर कर सकता है, बिल्कुल नहीं। तो these are the non-superimposable mirror images. That's why this is called as a enantiomer. इसीलिए को हमने क्या बोला था, enantiomer बोला था। ये बात समझ में, याद रखिए सारी चीजों को, है ना। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए, इंपॉर्टेंट चीज है chiral carbon. What is mean by chiral carbon? What is mean by plain polarized light, है ना। chiral carbon क्या होता है, plain polarized light क्या होती, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, ऑप्टिकल एक्टिव किसको कहते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव किसको कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, और इनैंशियोमर क्या होता है, इनैंशियोमर क्या होता है, इंपॉर्टेंट है इनैंशियोमर, कई बार इसने एग्जाम में पूछा हुआ है, डिफाइन इनैंशियोमर्स। तो इनैंशियोमर्स आर द ऑप्टिकल आइसोमर्स व्हिच आर non superimposable mirror images of each atom. It is also called as the Hendrix, that is chirality is nothing but the Hendrix properties, है ना। It is exactly similar to the right and left hand, जो दूसरों को कभी सुपर इम्पोज नहीं करते। आगे बात समझ में। हम आगे जब बढ़ेंगे, है ना, अभी आप जब हम जाएंगे आगे रिएक्शन के पार्ट में जाएंगे, जब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो वहां हम बात करेंगे SN1 रिएक्शन की बात करेंगे, और वही हम बात करेंगे SN2 की रिएक्शन की। तो SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, तो उस केस में फिर आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा कि SN1 में क्या होता और SN2 में क्या होता। देन वी विल सी द डिटेल मैकेनिज्म ऑफ दिस। तो वहां पे इन सारी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, खासतौर से ऑप्टिकल एक्टिविटी की, इनैंशियोमर की, D क्या है, L क्या है। और कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों कि D एंड L बोथ आर कंबाइंड टुगेदर। तो रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, आपको आधा D मिलेगा, आधा क्या मिलेगा, L मिलेगा, है ना। कभी आपको कोई एक फॉर्म ही मिलता है ना। वो आगे देखेंगे हम, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, क्या होती है मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, वन इज कॉल्ड एज द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, वन इज कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। वो कभी जब आप आगे की क्लास में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है ना। यहाँ पे इस कार्बन की एक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, R configuration and S configuration. Vectors, R stand for vectors, S stand for the sinisters. These two are the Latin words, है ना। वो आगे दिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे SN1 मैकेनिज्म की, जब हम बात करेंगे SN2 मैकेनिज्म की, वहां पे सारी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है कि D क्या है, L क्या है, इनैंशियोमर क्या है ना। अब एक चीज यहाँ पे है, वो है रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन मीन्स व्हाट, कभी कभी ऐसा होता है कि मिक्सचर रिएक्शन के बाद आपको दोनों फॉर्म मिलते हैं, डी फॉर्म भी मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, एल फॉर्म भी मिलेगा। तो कभी डी भी होगा, कभी क्या होगा, एल फॉर्म भी होगा, है ना। तो अगर डी और एल आपको मिल गया इक्वल प्रोपोर्शन में, तो उनको लिखा जाता है ऐसा, डी मीन्स प्लस और एल मीन्स माइनस। तो इफ यू आर गेटिंग अ डी, दैट इज कॉल्ड अ डी, राइट। यू कैन राइट ऑन प्लस, है ना। आपने कभी देखा होगा प्लस ग्लूकोज लिखा रहता है ना,
आपने देखा होगा कोई प्लस लैक्टिक एसिड लिखा रहता है वहाँ, है ना। तो आपने देखोगा एल अमाइनो एसिड लिखा होता है, क्या लिखा होता है वहाँ पे, एल अमाइनो एसिड। जितने भी अमाइनो एसिड्स है उनके नाम पे आगे एल लिखा होता है ना, एल अमाइनो एसिड, तो दैट इज एल फॉर द दिस, राइट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता कि आफ्टर द रिएक्शन वी आर गेटिंग अ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ दिस टू, उनकी क्वांटिटी दोनों की क्या होती है, लगभग नियर अबाउट सेम होती है। तो वंस यू गेट द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ दिस डी एंड एल, दैट कंपाउंड एंड दैट मिक्सचर इज कॉल्ड एज अ रेसिमिक मिक्सचर, और उसको लिखा जाता है ऐसा Bl प्लस माइनस, ऐसे लिखेंगे उसको आप Bl प्लस, और यहाँ लिखेंगे आप माइनस, उसको लिखते हैं कॉस में, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर, है ना। मैं इसके डिटेल में नहीं जाता अभी आपको, नहीं तो वहाँ पे आपको मुझे एक चीज और बतानी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड अ कॉन्ग्लोमेरेट, है ना। फिलहाल समझ लीजिए, तो अगर इक्वल प्रोपोर्शन रहा दोनों का 50% ये 50% ये, दैट इज कॉल्ड द रेसिमिक मिक्सचर, एंड उसी प्रोसेस को कहा जाता है रेसिमाइजेशन, है ना। वो हम देखेंगे SN1 में, SN2 में हम देखेंगे ये क्या होता है, रेसिमाइजेशन कहाँ होता है, इन्वर्जन कहाँ होता है, आई बात समझ में। तो ये इतने पीरियड के लिए आप इतनी चीजों को ध्यान से याद कीजिए, क्योंकि आगे इसका काम आने वाला है, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा हमने देखा आइसोमर्स क्या होता, आइसोमेरिज्म क्या होता, काइवल कार्बन क्या होता, काइवल कार्बन के बाद प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती, प्लेन पोलराइज्ड लाइट किस तरह से पास होती है निकल प्रिज्म में, कैसे चेंजेस होता है ना। उसको मैं और डिटेल में भी आपको बता सकता सारी चीजों को, लेकिन इट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर सिलेबस, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग ऑल द थिंग इन डिटेल, अदरवाइज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस। ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करना इज वेरी इंटरेस्टिंग, वो पूरा इंस्ट्रूमेंट आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन इट टेक्स टाइम, कैसे रोटेट करते, कैसे मेजर करते, राइट। तो हमने देखा कि बाद में हमने देखा इनैंशियोमर क्या होता, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता, मॉलिक्यूल हमेशा होता है 3 डायमेंशनल, लेकिन हम ब्लैक बोर्ड पे उसको लिखते हैं कैसा, 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल को 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने के लिए कितने फॉर्मूलाज हैं, और भी बहुत सारे फॉर्मूला हम फिलहाल फोकस करेंगे इसके ऊपर, फिशर प्रोजेक्शन है, वेज फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूल को हम ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, हमारी बात समझ में। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। इन द अपकमिंग लेक्चर वी विल गो फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज, हम उनकी रिएक्शन देखेंगे, एंड उसके बाद हम फोकस करेंगे SN1 मैकेनिज्म पे और SN2 मैकेनिज्म पे। थैंक यू वेरी मच।